तो यहाँ याद कीजिए बेटा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के एप्लीकेशंस में मैंने कुछ चीजें आपसे डिस्कस की हुई हैं, जिसमें एक चीज हम डिस्कस करते रहे हैं कि मछली पानी के अंदर से बाहर की दुनिया देखेगी तो उसको एक सर्कल की फॉर्म में ये देखेगी, एक सर्कुलर विंडो से बाहर की दुनिया देखेगी। फिर एनसीईआरटी में भी एक क्वेश्चन था कि एक बल्ब अगर हम किसी डेप्थ पे रखें तो इतने, तो उसकी बल्ब की लाइट जो बाहर आ रही होगी एक सर्कुलर होल से, एक सर्कुलर अपर्चर से बाहर आ रही होगी, बाकी सारी लाइट वापस अंदर टीआईआर सफर कर रही होगी। और इवन अभी डायग्राम में भी आपके सामने शो किया, मान लीजिए यहां पर एक ऑब्जेक्ट है, पॉइंट ऑब्जेक्ट ऑफ लाइट, तो यहां से ये कुछ रेज ऑफ लाइट, जैसे ये नॉर्मली इंसिडेंट होगी तो स्ट्रेट पास करेगी, इसी बीच में बहुत सारी रेज होंगी। जैसे मान लो अगर कोई रे सपोज अगर कोई रे यहां पर इंसिडेंट होती है पॉइंट ओ से, तो यहां पे ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड हो जाएगी, थोड़ा सा इधर जाएगी, ठीक है, जस्ट ठीक है। तो ऐसा करते करते ये अवे फ्रॉम द बेंड होते होते यहां पर जो रे इंसिडेंट हो रही है ये इतना ज्यादा बेंड होगी कि ये पैरेलल टू इंटरफेस जाने लगी, और इसी पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम बोलते हैं क्रिटिकल एंगल। जब भी कोई रे डेंसर से रेयर मीडियम में जाए, जिस एंगल ऑफ इंसिडेंस पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 हो जाए उसको बोलते हैं क्रिटिकल एंगल, और उसके आगे जितनी भी रेज होंगी इनका एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होगा तो ये रेज टीआईआर सफर करेंगे, यहाँ पे टीआईआर हो जाएगी, ठीक है। जब टीआईआर हो जाएगी तो यहाँ से लाइट बाहर नहीं आ पाएगी, तो अगर बाहर से कोई देख रहा है तो बेटा उसको लाइट बस इसी ब्लू कलर के होल से बाहर निकलती हुई दिख रही होगी, जो मैंने यहाँ ये डायग्राम में आपके सामने ड्रॉ किया होगा यहाँ से, ठीक है। तो अब हमें इसका रेडियस या डायमीटर अगर डिटरमिन करना हो तो हम कैसे कर सकते हैं? तो ये रहा इसका रेडियस r, ये रही इसकी डेप्थ कह लो d या हाइट h कह लो कुछ भी। तो हमें r की वैल्यू डिटरमिन करनी है, इनफैक्ट हमें तो डायमीटर चाहिए, चलिए r मिल गया तो हम उसको डबल कर ही लेंगे। तो बेटा कॉमन सेंस की बात है, अगर ये क्रिटिकल एंगल है तो ये एंगल भी तो उसी के इक्वल होगा, तो फॉर श्योर r अपॉन h जो है वो किसके इक्वल है? सन, दैट इज इक्वल टू tan ऑफ c, r अपॉन h इज tan ऑफ c, इजंट इट? तो r की वैल्यू क्या हो जाएगी? h tan c। अब c कैसे मिलेगा क्रिटिकल एंगल? तो देखिए उसके लिए आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है 5/3। अब आपको याद होगा म्यू इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन सी, ये भी फॉर्मूला हमने पढ़ा है। तो साइन सी किसके इक्वल हो गया? दैट इज 1 अपॉन म्यू, और 1 अपॉन म्यू किसके इक्वल हो गया? 3/5। तो c चाहिए होगा, तो c अगर हमें चाहिए तो हम इसका साइन इनवर्स ले लेंगे। तो बेटा साइन इनवर्स लेना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड काम हो जाएगा, फिर हम साइन इनवर्स लेंगे, उसके टेबल चाहिए, फिर हम tan c की वैल्यू डिटरमिन करेंगे। आप सोचिए कि आपको c चाहिए या tan c? आपको तो tan c की वैल्यू चाहिए, isn't it so? You just require the value of tan c। तो क्या किया जाए? तो आप एक छोटा सा राइट ट्राइंगल बना लें। इस राइट ट्राइंगल में अगर साइन c की वैल्यू गिवन है, ये एंगल c है मान लीजिए, साइन c इज ऑपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो इसको लिखिए 3, इसको लिखिए 5, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करो, रूट ऑफ 5 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, तो ये साइड अपने आप क्या निकल के आ जाएगी? 4। और वैसे भी ट्रिग्नोमेट्री वाले वीडियो में आपको याद हो तो मैंने बताया था ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट है 3, 4, 5। अगर ये साइड्स हों किसी ट्राइंगल की तो ये एंगल्स, ये एंगल 37 डिग्री होना चाहिए और ये एंगल 53 डिग्री होना चाहिए, ठीक है। एनीवे हमारा टारगेट यहाँ पे tan है, तो आप इस राइट ट्राइंगल से tan c की वैल्यू निकाल सकते हैं हम। h की वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन है 4 मीटर बिलो द सरफेस, और tan c की वैल्यू देखो 3/4 है, 4 कैंसल आउट होगा, तो योर आंसर शुड बी 3 मीटर, ठीक है। ये क्लियर हो गया। दूसरा, कभी एक और चीज है बेटा, अगर कोई एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो गिवन हो, बाकी 5 अगर आपको डिटरमिन करनी हो, तो आप याद कीजिए आपको क्लास 10th में कुछ आइडेंटिटीज पढ़ाई गई थी, वो आइडेंटिटी
थी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इस आइडेंटिटी को अगर आप यूज करें, साइन थीटा पता हो तो कॉस थीटा मिल जाएगा, और एक बार साइन और कॉस मिल गए तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज टैन थीटा। बाकी तीन रेशो तो वैसे ही इनके रेसिप्रोकल्स हैं। अगली थी 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, और तीसरी थी 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब आप इनमें से कोई भी रेशो यूज कर सकते हैं। सपोज ये मैं थर्ड वाली आइडेंटिटी अगर मैं यूज करता हूं तो वहां से कॉट थीटा जो है वो किसके इक्वल आएगा, कॉट थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, यस सर नो, और फिर इसका स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। इसी आइडेंटिटी को देखिए, इस 1 को इस साइड ले जाओ तो कॉट स्क्वायर थीटा हो गया, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 तो कॉट थीटा होगा, इसका रेसिप्रोकल। लेकिन हमें तो टैन थीटा चाहिए ना, तो टैन थीटा क्या हो जाना चाहिए, दैट इज इक्वल टू इसका रेसिप्रोकल 1 अपॉन रूट ऑफ कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, मतलब 1 अपॉन जस्ट अ मोमेंट, मतलब हम इसको लिख सकते हैं कोसेक थीटा इज 1 अपॉन साइन थीटा, तो 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, अब थीटा की जगह अगर ये एंगल हमारा क्रिटिकल एंगल है तो टेन सी क्या हो जाना चाहिए, टेन सी इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट ऑफ 1 अपॉन साइन स्क्वायर सी माइनस 1। तो बेटा 1 अपॉन साइन सी क्या होता है, म्यू, तो डायरेक्टली आप टेन सी की वैल्यू इस तरह से 1 अपॉन रूट ऑफ म्यू स्क्वायर माइनस 1 अपॉन रूट ऑफ म्यू स्क्वायर माइनस 1, दैट इज tan c। तो अब डायरेक्टली ऐसी सिचुएशंस में रेडियस अगर आपको डिटरमिन करना हो तो हाइट या डेप्थ जो भी आप इसको कह रहे हैं, तो h इंटू टैन सी था, तो इसको मैं लिख सकता हूँ h अपॉन रूट ऑफ म्यू स्क्वायर माइनस 1। तो आप चाहें तो आप डायरेक्टली ये फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं, आंसर आपके पास सेम आएगा, दैट इज 3 मीटर पार्ट 4। नेक्स्ट, तो बेटा क्वेश्चन नंबर 29 के बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पे। A bubble in a glass slab of mu 1.5 when viewed from one side appears at 5 centimeter and 2 centimeter from other side, then the thickness of slab is। तो बेटा यहाँ पे हम फॉर्मूला यूज करने जा रहे हैं, म्यू इज इक्वल टू रियल डेप्थ अपॉन एपरेंट डेप्थ। रियल डेप्थ को अक्सर जब मैं पढ़ाता हूँ तो मैं डी से डिनोट करता हूँ और एपरेंट डेप्थ को डी डैश से। ठीक है, तो वैसे रियल डेप्थ क्या हो जानी चाहिए, रियल डेप्थ होगी म्यू इंटू एपरेंट डेप्थ। तो अगर हमारे पास ये एक ग्लास स्लैब है, अगर आप इस साइड से व्यू करते हैं इसको, तो इस साइड से एपरेंट डेप्थ आपको पता है d1 डैश, ये आपको गिवन है, और वो है कितना 5 सेंटीमीटर। और अगर आप इस साइड से इसको व्यू करते हैं, इसके अंदर एक छोटा सा बबल है, तो यहाँ से d2 डैश जो है सेकेंड साइड से जो एपरेंट डेप्थ है दैट इज 2 सेंटीमीटर, जो देखने पे अपीयर हो रही है, रियल हमें पता नहीं है। अब मान लो इसकी रियल डेप्थ है d1 और यहाँ से रियल डेप्थ है d2, d1 d2 मिल गया तो इसकी टोटल थिकनेस t जो है वो d1 प्लस d2 होनी चाहिए। तो d1 के लिए बेटा यहाँ से देखिए d किसके इक्वल है, सो d इज इक्वल टू म्यू इंटू डी डैश, तो बस यही वैल्यू पुट करो। तो d1 जो है वो होना चाहिए म्यू इंटू d1 डैश, म्यू है बेटा 1.5 इंटू d1 डैश है 5, यानी कि 2.5 सेंटीमीटर। सिमिलरली d2 अगर आपको चाहिए तो दैट शुड बी म्यू इंटू d2 डैश, म्यू इंटू एपरेंट डेप्थ फ्रॉम द सेकेंड साइड, तो म्यू की वैल्यू तो वही है 1.5, और आई एम सॉरी यहाँ पे 1.5 इंटू 5 था बेटा, तो ये 7.5 आ गया। ठीक है, 1.5 इंटू 5 इज 7.5। ठीक है, तो इस साइड से आ गया 1.5 इंटू 2, दैट कम्स आउट टू बी 3 सेंटीमीटर। तो एक साइड से 7.5 सेंटीमीटर की डेप्थ और यहाँ से देखोगे तो 3 की, तो दोनों को अगर आप ऐड करोगे सो टोटल वही होगी, टोटल थिकनेस ऑफ द स्लैब d1 प्लस d2, जब आप ऐड करोगे आपको अपने आप आंसर मिल गया 10.5। ठीक है,
अब बेटा क्वेश्चन नंबर 34 आपने सेंड किया था, इसके ऑप्शंस मुझे इस शीट में नहीं दिखे। वैसे ये क्वेश्चन है, अ रे ऑफ लाइट ट्रेवलिंग इन एयर हैव वेवलेंथ लैम्डा, फ्रीक्वेंसी n, वेलोसिटी v, इंटेंसिटी n. If this ray enters into water, these parameters are lambda dash, n dash, v dash and I dash respectively. तो अब जब तक ऑप्शंस नहीं होंगे तो मैं बता नहीं पाऊंगा कि यहाँ पे क्या करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि ऑप्शन मेरे सामने नहीं है। बट एक चीज आपको बता देता हूँ, मीडियम 1 से अगर कोई भी रे ऑफ लाइट मीडियम 2 में एंटर करती है, क्या नहीं बदलता? तो बेटा याद रखिएगा, फ्रीक्वेंसी डज नॉट चेंज, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मीडियम। क्या बदलता है? यहाँ वेलोसिटी v1 तो यहाँ v2, यहाँ वेवलेंथ लैम्डा 1 तो यहाँ वेवलेंथ लैम्डा 2। ठीक है, फ्रीक्वेंसी को n से डिनोट किया तो n दोनों में सेम होगा। और रही बात वेव की वेलोसिटी, वो भी अलग अलग होगी। ठीक है, तो विच रिलेशन इज करेक्ट, तो आप इसके बेसिस पे देखिए, अब आपको खुद ही क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शंस थे नहीं मेरे पास जब आपने डाउट सेंड किया था, तो अदरवाइज मैं आपको यहाँ सॉल्यूशन बताता। तो याद रखिएगा, वेलोसिटी और वेवलेंथ प्रोपोर्शनेटली बदलते हैं, फ्रीक्वेंसी बिल्कुल भी नहीं बदलती। ठीक है, तो इस चीज़ पे आपने फोकस करना है। और चलिए अब आप देखिए, ऑप्शंस अगर आपके पास हैं तो आंसर आप खुद ही फ्रेम कर पाएंगे इसका। ठीक है, लेट्स मूव अहेड। द एंगल ऑफ अ ग्लास प्रिज्म इज 4.5 डिग्री। तो प्रिज्म का एंगल गिवन है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है। सो बेटा जी आपको प्रिज्म का एंगल ए गिवन है। सपोज दिस इज प्रिज्म एंगल ए, it is 4.5 degree. It's a small angle, very small angle, less than 10 degrees. So it's the case of a thin prism. So it's a thin prism. तो थिन प्रिज्म के केस में मैंने अभी भी कुछ किसी एक क्वेश्चन में मेंशन किया था, डेल्टा इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू ए। आपको पता है, म्यू आपको पता, तो डेल्टा अपने आप डिटर्मिन कर लेंगे। सो म्यू है बेटा जी 1.52 माइनस 1 इंटू 4.5। So 1.52 minus 1 is 0.52 into 4.5. तो बेटा ये अप्रोक्सीमेटली ये जो वैल्यू है, जस्ट अ मिनट, इट कम्स आउट टू बी बेटा जी 2.34 और यूनिट होगी डिग्री। तो इसके लिए यही एक सूटेबल ऑप्शन है। वाला ऑप्शन मुझे क्लियर नहीं दिख रहा, अगर तो इसमें 2.34 हो, लेकिन लग नहीं रहा क्योंकि तीनों ऑप्शंस में डेसिमल के बाद एक ही प्लेस है, तो इसमें पता नहीं वो क्या है। तो फिर ये 2.3, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। आई होप दिस इज क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44। A ray of light passes through an equilateral prism. एक रे ऑफ लाइट एक इक्विलेटरल प्रिज्म से, जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एक इक्विलेटरल ट्राइंगल होगा, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है। इसमें आपको एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ एमर्जेंस, हाँ बेटा ये तो मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ आपसे, ये शीट आई थिंक रिपीट होगी। सो लेट्स लीव दिस शीट हैज बीन रिपीटेड। ये ऑलरेडी मैं पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ। Next, question number 49. Angle of prism is A and its one surface is silvered. Light rays fall at an angle of incidence 2A on the first surface, return back through the same path after suffering reflection at the second silvered surface. अब हमें बताना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ प्रिज्म। तो बेटा सिचुएशन को विजुअलाइज करो। ऐसी सिचुएशन में रे ऑप्टिक्स में बेटा बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं, डायग्राम बनाते ही निकल जाते हैं। पहले डायग्राम इमेजिन कीजिए, दिस इज अ प्रिज्म ए बी सी, इसका एक सरफेस सिल्वर्ड है, मतलब इस वॉल को हमने मिरर बना दिया। ठीक है, इसका प्रिज्म एंगल ए। तो यहां पर अगर कोई रे ऑफ लाइट इस सरफेस पे इंसिडेंट हुई, लेफ्ट साइड वाले सरफेस पे,
और कुछ इस तरह से इंसिडेंट हुई कि इसने नॉर्मल लाइन के साथ एंगल जो बनाया वो ट्वाइस ए था, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ट्वाइस ए। अब ये रे इस मिरर के अंदर एंटर की होगी। अब एंटर करने के बाद इन्होंने क्वेश्चन में कहा इस मिरर से टकराने के बाद ये वापस आ गई, इसने अपना पाथ रिट्रेस किया। तो बेटा कोई भी रे मिरर पर टकराने के बाद अपना पाथ तब रिट्रेस करती है जब वो मिरर के सरफेस के नॉर्मली इंसिडेंट हो, मतलब अलोंग द नॉर्मल। एंगल ऑफ इंसिडेंस भी जीरो, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी जीरो, एज अ रिजल्ट ये अपना पाथ रिट्रेस करेगी। एनीवे, अब ये एंगल आपको दिख रहा है 2a, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है। इसी सरफेस पे ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन r है। अगर r आपको मिल जाए तो क्या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू आप लिख सकते हैं साइन i अपॉन साइन r, राइट। i की जगह मैं लिख दूंगा 2a। नो, व्हाट अबाउट r, लेट्स सी। देखिए बेटा, ये एंगल 90 डिग्री है, तो अगर ये जो राइट ट्रायंगल आपको डायग्राम में दिख रहा है इसका एक एंगल 90 है, तो पक्की बात है बचे हुए दोनों एंगल्स का सम भी कितना होना चाहिए, 90 होना चाहिए। तो अगर ये एंगल a है तो ये एंगल 90 माइनस ए होगा। अच्छा, अब ये एंगल भी तो 90 डिग्री है, तो अगर ये 90 माइनस ए है तो r की वैल्यू क्या होनी चाहिए, a। सो अपॉन साइन a, साइन 2a अपॉन साइन a। इसको अगर मैं सॉल्व करूं, व्हाट विल आई गेट, साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा, इट इज 2 साइन a कॉस a डिवाइडेड बाय साइन a। साइन a gets cancelled out, so your answer is twice cos a, second part, right? I hope this is clear. देखिए अगर स्टिल कोई डाउट्स है तो पूछिए बेटा।